ये जो 6 जजेस की तरफ से कल ख़त सामने आया है, अब जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने एक दौर में तकरीर कर दी थी, उसमें वो यही बता रहे थे कि दरअसल नवाज शरीफ साहब का जो केस था उसमें मुझ पर दबाव था, मुझे बेंच का हिस्सा नहीं बनने दिया गया, मुझे कहा गया कि 2-3 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इवेंचुअली अब अगर नून लीग की हुकूमत में एक और इस नौइयत का कंसर्न सामने आया तो फिर आपकी पोजीशन क्या होगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब। देखिए, गुजारिश है कि ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि इस किस्म की डेवलपमेंट जो सी हैं वो वक्तन फ़ौक्तन सामने आती रहती हैं, और चूंकि जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी वाला मामला था वो भी बड़ा सेंसिटिव था, ये भी बहुत सेंसिटिव मामला है। और इसमें तो बकौल जो जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बात की है तो उन्होंने अपनी एक तरह की प्राइवेसी को उन्होंने कंप्लेन की है कि वो ब्रीच हुई है। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई अगर ये मामला जौन सा है उसमें जो अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो मैं समझता हूँ कि बाहर की एक जो आपकी लाइफ होती है, ऑफिशियल लाइफ एक होती है, एक आपकी प्राइवेट लाइफ होती है, तो कम से कम प्राइवेट लाइफ जौन सी है उसका हमें उसका तकद्दुस का, जैसे हम चादर चार दीवारी कहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं यही अर्ज कर सकता हूँ। अच्छा, चलें कुछ सियासी मामलात की अगर बात कर लें। राना सनाउल्लाह साहब ने जब से ये बयान दिया है कि दरअसल वो इमरान खान साहब का वजूद जब तक है तो तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, अब इससे मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि वो एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं पीटीआई को, और वो पर्सनली उन्होंने जो है वो अप्रोच किया है इस इशू को। तो ये तासुर यही बन रहा है कि ये एक अपोजिशन होती है और एक ज़ाती दुश्मनी की फ़ज़ा होती है। ये इतनी पोलराइजेशन हो जाएगी तो मामला तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे ना। ये बड़ी दिस इज अनदर अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, और मैं समझता क्या हूँ, हर मुसलमान का ये यकीन है, ईमान है कि जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। और सियासत में इस किस्म के बयानात जो हैं, चाहे आपके दिल में कितना ही गुस्सा हो किसी के बारे में, कुछ भी हो, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी गैर मुनासिब बात है जो अगर उन्होंने कही है, मैंने सुनी नहीं वैसे ही, लेकिन आप चूंकि फरमा रहे हैं तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए सियासत में। सियासत में आप सियासी इख्तलाफ रखते हैं, सियासी इख्तलाफ राय होता है, जमातों के माबैन भी, जमातों के अंदर भी, यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन इस किस्म की बात करना खात्मे की या ख़त्म होने की, जो भी इन्होंने कहा है, कम से कम मेरे जैसा बंदा इसकी बिल्कुल इस चीज़ को एंडोर्स नहीं कर सकता। केमानी साहब बताइएगा, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो सियासी इस्तेहकाम, मुल्की इस्तेहकाम ख़तरे में पड़ जाएगा। अब क्या नून लीग वाकई समझती है कि अगर जिस तरह से पीटीआई के दौर में तनकीद यही हुआ करती थी उन पर भी कि अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डाल दिया और फिर मुल्क चला रहे हैं, आप भी यही समझते हैं कि अगर अपोजिशन रहनुमा जेल से बाहर आ गए तो फिर इस्तेहकाम मुल्क का ख़तरे में पड़ जाएगा, इसलिए होना ही नहीं चाहिए? मैं तो बिल्कुल नहीं ये समझता। देखिए, सियासत जो है बदकिस्मती से सियासत पाकिस्तान की इतनी पोलराइज्ड हो गई है कि जो एक सियासी इख्तलाफ है वो एक जाती दुश्मनियों में बदलता मुझे नजर आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली। और ये ट्रेंड जो सा है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए किसी सियासी जमात के लिए भी। अगर अपोजिशन लीडर जो है अगर वो बाहर आता है, देखिए अपोजिशन और हुकूमत, ये सियासी किसी भी सेटअप के, सिस्टम के या गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप एक अपोजिशन के बगैर कैसे गाड़ी चलेगी? हाँ, जिन इल्जामात का उनको सामना है, जिन केसेस का बानी तहरीक इंसाफ को सामना है, उनके केसेस जो उनसे उनका जो भी फैसला होता है, और अगर उसके बाद वो बाहर आते हैं तो मैं समझता हूँ उनको पूरा हक है हिस्सा लेने का सियासत में भी, जिस तरह दूसरे लोगों को हक है। आप इस तरह पाबंदी नहीं किसी पे लगा सकते, क्योंकि सियासत करना ना सिर्फ अपोजिशन का बल्कि पाकिस्तान के जितने भी 24-25 करोड़ अवाम हैं, उनमें से अगर कोई भी शहरी सियासत करना चाहते हैं तो इसका ये बुनियादी आईनी हक है। नहीं, आपने कहा ना कि गाड़ी फिर नहीं चल सकती, तो अगर उस गाड़ी की कुछ सीटें निकाल कर आपको दे दी जाएं तो वो मुनासिब है? देखिए, मैं किसी तौर पर भी किसी किस्म के भी जो गलत इकदामात या रवैये या बयानात या रविश जो है, मैं उसका कभी भी हामी नहीं रहा। मैं हमेशा इसीलिए मैं मातूब भी ठहराया जाता हूँ
कि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और जो प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और लेट द पीपल, जो अवाम है, दे आर द बेस्ट जज जी। उनको वो जज हैं, वो फैसला करें कि उन्होंने दाएं तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, कहां जाना है। ये इस तरह अब लोगों को, हम देखिए ना इस इलेक्शन में हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें किस किस्म का मैंडेट आया कि अवाम ने किसी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो कोई सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना सके। ठीक है, तो अगर तो हम इसी अपने इन रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, और जो कि एक मिडिल क्लास यूथ फैक्टर जो था जिसने इस सिस्टम के खिलाफ इस इंतखाब के जरिए मैं समझता हूं कि एक रिवोल्ट किया है। अच्छा, तो अगर हम अपने चलन नहीं बदलेंगे, और उन्होंने रिवायती, इन नौजवानों ने खुसूसन पढ़े लिखी जो यूथ है, इसने एक रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद किया है। अगर अब अभी भी हम होश के नाखून नहीं लेंगे और इस किस्म की जातियात पर बात करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, तो जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आपका जॉबलेस यूथ है, उसके मसाइल कौन फिर हल करेगा अगर हम अपने पर्सनल स्कोरिंग में पड़ गए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जिसका जो हक है, अगर मेरी जगह है तो किसी और को नहीं उस पर बैठना चाहिए, अगर आपकी जगह है तो उस पर मेरा कोई हक नहीं है। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत हो चुका जी, इनफ इज इनफ। बिल्कुल, ये सुन्नी इत्तेहाद के बारे में तो आपने ये कहा कि हक मिलना चाहिए अगर उनका है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का हक क्या मिला है उनको? नजम सेठी साहब ने ये बात की कि उनको मुदाखलत नहीं करने दी जा रही शहबाज साहब की हुकूमत में, और वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा उनके पास। आपको भी यही लगता है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। हर एक अपनी राय होती है। मैंने साल मियां साहब के साथ काम किया, असिस्ट किया उनको मैं उनका मिजाज शनास हूँ, और वो तो आज से नहीं, हमेशा से, दहाइयों से वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो मखलूत हुकूमतों के हक में नहीं होते, और चूंकि स्पेस कम होती है, कोई आपको इधर से खींचता है, कोई ब्लैकमेलिंग का आंसर भी होता है, आ जाता है। तो मियां साहब एक इंडिपेंडेंट स्पेस में परफॉर्म या डिलीवर करने के हमेशा रहे हैं आदि। और आपने माजी में भी देखा है कि तीनों दफा जब उनको हुकूमत मिली, एक दफा 2/3 मेजोरिटी, फिर कंफर्टेबल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, जो भी आप उसको कह लें, और उन्होंने डिलीवर किया किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। लेकिन इस दफा जो मैंडेट आया, हालांकि हमारा नारा था पाकिस्तान को नवाज दो, हमारा नारा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ चौथी मर्तबा, लेकिन अब अगर अवाम ने हमें नहीं कबूलियत बख्शी सिंपल मेजोरिटी की, तो उसमें मियां साहब ने मुनासिब समझा कि भाई चूंकि वो नहीं इस नैरो स्पेस में डिलीवर कर सकते, उनकी एक पैटर्न है परफॉर्म करने का, तो शहबाज साहब को चूंकि तजुर्बा था पहले भी पीडीएम की गवर्नमेंट का, हालांकि हमें उस पीडीएम की गवर्नमेंट के जो नताइज थे वो इलेक्शन में भुगतना पड़े, जो महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, तो ये अवामिल थे जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने अपनी तवज्जो फिर पंजाब पे मरकूज। सही किरमानी साहब, इसके अलावा भी एक डिबेट ये भी हो रही है ना, जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने भी बात की कि हुकूमत इन्फोर्स की गई हम पे, तो आप इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से किसको सपोर्ट करते हैं कि आया ये हुकूमत आपको मिली है रिलक्टेंटली, या फिर वाकई इतनी एस्पायरेशन थी नून लीग की कि लेनी है हुकूमत? मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जो कि आई डोंट कमेंट ऑन मिस्टर नोबडीज। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि मुझे क्या महसूस हुआ, मैंने क्या देखा है। देखिए, ये हुकूमत कोई लेने को तैयार नहीं था पहले, इंक्लूडिंग पीएमएल में। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि शुरू में आप देखिए जो नताइज आए हैं, तो उस वक्त तमाम सूबों में तो जो लोग थे जीते रिस्पेक्टिवली, वो तो सूबों में तो हुकूमतें बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन मरकज में कोई हाथ नहीं डाल रहा था। जरदारी साहब ने ऑफर भी किया पीटीआई बैक इंडिपेंडेंस को, लेकिन वो कभी कहते थे बनाएंगे, कभी फिर वो पीछे हट जाते थे। तो अब जाहिर है एक खला में तो आपने मुल्क को नहीं छोड़ना था। अच्छे नताइज थे किसी के हक में, नहीं नताइज आए, इलेक्शन मुतनाज़ा हुए, जो भी हुआ, लेकिन एक अब असेंबली वजूद में आ गई। उसके बाद जाहिर है उसको क्या और उसका हल था कि जाहिर है गवर्नमेंट तो किसी ने बनानी थी, तो फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये भारी पत्थर उठा लिया है, ये ढोल गले में डाल लिया है। आप हम लोगों को एक बेस्ट विश करना चाहिए कि ये हुकूमत जो है कम से कम डिलीवर करे जो लोगों के असल इश्यूज हैं।
महंगाई है, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगे सुई गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। दीज आर द रियल इश्यूज। कॉमनर का ये इशू है। और ये पाकिस्तान, याद रखिए शाह साहब, हम भूल जाते हैं ये कोई 2% अशराफिया के लिए नहीं बना था। जिन्ना साहब ने ये पाकिस्तान मिडिल क्लास और गरीब के लिए बनाया था। उनकी तकारीर है, रिकॉर्ड पे है, डॉक्यूमेंटेड है। तो असल इशू ये है कि हुकूमत को अब चाहिए कि तमाम दाएं बाएं देखने की बजाय इनको सर जोड़कर बैठें और जो अवाम के रियल इशूज है उनको रिलीफ दें विद इन 6 months। अगर आप अवाम को 6 महीने में रिलीफ नहीं देंगे तो वो लोग जिनका इस सिस्टम से एतमाद ऑलरेडी मजरू हो चुका है, जिसका एक मुजाहरा इलेक्शंस में देखा है आपने, फिर बिल्कुल इस सिस्टम से लोगों का एतमाद हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।